गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन की वजह से आज देश भर में अस्थिरता व असंतोष का माहौल है। अगर हम इस किसान आंदोलन के कारणों की समीक्षा करें तो एक सबसे बड़ा और कॉमन कारण हम ये पाएंगे कि किसानों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है और इस अविश्वास की वजह है किसानों के बीच में इस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाना कि सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए इन नए कृषि बिलों को लाना चाहती है और इन नए कृषि बिलों से किसानों का कोई हित नहीं है। तभी तो इसी गलतफहमी की वजह से किसान संगठन और किसान सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि सरकार बिना हमसे पूछे इस तरह के बिल लाई है। इस वीडियो में हम इन आरोपों की सच्चाई को जानेंगे और जानेंगे कि इस आंदोलन की आड़ में कौन कौन अपना निशाना साध रहा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जब सरकार किसी नीतियों का निर्धारण करती है तो वह एक लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत होता है। सरकार ये कोई हलवा नहीं है कि जो अपने किचन में बनाया और खुद ने खा लिया। इसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई नियम बनता है, जब कोई कानून बनता है। अब तक यह कहा जा रहा था कि ये नए कृषि विधेयक सरकार किसानों पर जबरदस्ती थोप रही है और यह किसी भी एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिन नहीं है, इसलिए ये किसानों के हित में नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि सरकार जब किसी भी सेक्टर में कोई बड़े बदलाव करती है तो वह बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के और बिना किसी डिमांड के कर सकती है क्या? कृषि के क्षेत्र में सुधार की मांग काफी समय से उठ रही थी और ये पंजाब के किसान जो आज विरोध कर रहे हैं वो एक लंबे समय से इस तरह की मांग कर रहे थे कि इस कृषि के क्षेत्र में निजी कॉर्पोरेट्स को लाया जाए जिससे कि हम उनको अपनी फसल आसानी से बेच सके। लेकिन आज वो इसी काम का विरोध कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में सुधार की मांग काफी समय से उठ रही थी और सरकारें भी समय समय पर सुधार करना चाहती थी। इसकी शुरुआत हुई थी 20 साल पहले शंकर लाल गुरु कमेटी से। उसके बाद सन 2003 में और 2007 में एपीएमसी एक्ट लाए गए और उनमें भी इस तरह के सुधारों की बात हुई। सन 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भी एक समिति में इस तरह के सुधारों की मांग की। उसके बाद 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक में भी इन सुधारों की चर्चा हुई। इन सब के बाद 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट आया और फिर इन सब के बाद 2020 में संसद द्वारा ये कानून पास किए गए। तो आपने देखा कि गत 20 वर्षों से इन कृषि सुधारों की तैयारी चल रही थी और उसका परिणाम है ये नए कृषि कानून। बिल पास होने के बाद मिडिलमैन जो खुद को किसान बता रहे थे इस बिल का लगातार विरोध कर रहे थे। वहीं सरकार पिछले 3 महीनों में हजारों वर्कशॉप और कई वेबिनार आयोजित कर चुकी थी जिनका कि एक किसान लगातार अटेंड कर रहे थे और लाखों किसान ये वर्कशॉप और वेबिनार अटेंड कर रहे थे। इसका मतलब है कि वे इस बिल से एग्री थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें भड़काया गया है और बरगलाया गया है और इसका परिणाम है ये विरोध। वहीं दूसरी ओर इसी विरोध के बीच में हरियाणा के 1 लाख से ज्यादा किसान सरकार से पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि इन कानूनों को निरस्त नहीं किया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इन सुधारों की आज बेहद डिमांड है और अगर आज ये सुधार नहीं किए गए तो भारत पहले ही इस सेक्टर में पिछड़ चुका है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा पिछड़ जाएगा। अब सवाल यह है कि किसानों को इस तरह से गुमराह करके और उनको बरगला के किसका फायदा हो सकता है, और इसका जवाब है विपक्षी पार्टियां और देश विरोधी वे ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, देश में दंगे भड़काना चाहती हैं और देश में एक तरह का अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहती है। पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के समय भी ये ताकतें और विपक्ष मिलकर इसी तरह काम कर रही थी और आज भी किसान आंदोलन के समय भी ये सब मिलजुल कर इस तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के शुरुआत में ही इंदिरा को तो ठोक दिया, अब मोदी को ठोकेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलेंगी, अगर भारत माता की जय बोलनी है तो मोदी बोले या मोहन भागवत बोले, ऐसे तरह की चर्चाएं हो रही थी। फिर धीरे धीरे खालिस्तान की जय जयकार और पाकिस्तान की जय जयकार भी होने लगी। 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच में कुछ ऐसे बैनर व पोस्टर नजर आए जिनमें उन लोगों के चित्र थे। इनके नाम है उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफ, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, बरबरा राव और आनंद तेलतुंबड़े। और ये सब जेल में किन आरोपों में बंद हैं इनके बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। और इसमें बड़ा नाम है उमर खालिद। इसका नाम तो आप जानते होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस नारे के साथ ये महाशय भारत के टुकड़े करने के सपने देखते हैं। और ये उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफ दिल्ली दंगों के आरोपी है। वहीं दूसरी ओर यलगार परिषद के गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, बरबरा राव व आनंद तेलतुंबड़े जैसे एक्टिविस्ट जिन पर 1 जनवरी 2018 में पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हिंसा व दंगा भड़काने का आरोप है। और ये यलगार परिषद के बारे में आप गूगल करके सब कुछ जान सकते हैं
कि ये किस तरह से एक वामपंथी समुदाय है और भारत के लिए इनके क्या सपने हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच में इन सब की रिहाई की मांग को देखते हुए ये लगने लगा है कि क्या ये सब लोग जो दंगे के आरोपी है, क्या किसानों के सहयोगी हैं या किसानों के खेतों के मजदूर हैं जो किसान इनको छुड़वाना चाहते हैं। इस पर सफाई देते हुए किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इन लोगों से हमारा और हमारे किसान आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के तहत अपना विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत थोड़ा धोखा खा गए। उनको ये शायद याद नहीं रहा कि जो मांगे किसानों ने सरकारों को सौंपी थी उनमें एक मांग यह भी थी कि वे बुद्धिजीवी, वे कवि और वे छात्र नेता और वे एक्टिविस्ट जो झूठे आरोपों में जेल में बंद हैं उनको भी रिहा किया जाए। और ये सभी चित्र उन्हीं वामपंथियों के थे, उन्हीं देशद्रोही के थे और उन्हीं दंगे के आरोपियों के थे जिनको किसान अपनी मांगों के अंदर छुड़वाना चाहते थे। दंगे भड़काने के आरोप में जेल में बंद सभी एक्टिविस्ट क्या किसानों के किसी प्रकार के सहयोगी हैं जो किसान इनको सबको छुड़वाना चाहते हैं? ये दोनों मुद्दे जो मैंने ऊपर बताए हैं ये किसान आंदोलन की पोल खोल देते हैं। आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।